जहां हमें लगता था कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे और मंडे ऑनवर्ड्स जब एक नया हफ्ता आगाज़ होगा तो कुछ बेहतरी की उम्मीद, कुछ अमन की तरफ दुनिया सफ़र करेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं वो कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ते हैं, पहले हम कहते थे बयान, वो लिटरली ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि फिर अमन की तमाम उम्मीदों पर ऐसा लगता है एकदम पानी फिर गया। अमन तो चले, उसके हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ ऐसी आने नहीं वाली, लेकिन ही इज़ मतलब वो अपने जो उनका लेवल है ना, जिस तरह वो बातें करते हैं वो उससे भी डाइग्रेस करते जा रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल ही अब गाली गलोच पे उतर आए हैं और एक पैनिक सिचुएशन जो है ना, वो उनकी ट्वीट्स वगैरह जो वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे लिखते हैं उसमें अब नज़र आना स्टार्ट हो गई है कि ही इज़ पैनिकिंग। ही नोज़ कि एक महीना पहले जो वो दावे करते थे और जो उनका एक ब्रवाडो था कि हम तो 2 दिन में गए और हमने ये समेटा, इट इज़ सो ऑपोजिट। और अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, तो लिहाजा वो गाली गलोच पे उतर आए हैं। मतलब उनकी डिफेंस फोर्सेस में बरतरफियां भी हो रही हैं, तब्दीलियां भी हो रही हैं, फिर साथ ही उनके जहाज भी हिट हो रहे हैं, उनके जहाज भी हिट हो रहे हैं, उनके पायलट भी कैप्चर हो रहे हैं जिनको रिकवर कराने की कोशिश करने में कहते हैं कामयाब हो गए हैं। एट द सेम टाइम उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके बयानात से मजीद नुमाया या आया होती जा रही है। जहां वो एक तरफ ये बात करते हैं, जैसा कि आपने गाली गलोच की बात की, गालम गलोच पे लिटरल उतर आए हैं, वहां थोड़ी देर बाद वो ये बयान देते हैं कि शायद पीर को कोई मुआहिदा हो जाए, या पीर के बजाय उन्होंने कहा ट्यूसडे तक की अब डेडलाइन दे देते हैं। ट्रंप की ज़हनी हालत पे आपको पता है किताबें लिखी जा चुकी हैं, पीपल हैव रिटन अबाउट इट, और वो अब दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़े जिसे कहते हैं ना तस्वीर सामने आ चुकी है। इन द मीन टाइम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले जो है ना वो तेज़ कर दिए हैं। नेचुरली उनके पास अब और कुछ राह नहीं है, ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में भी शिद्दत आ रही है। और कल कुवैत और अबू धाबी में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में खासा नुकसान भी हुआ है। कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट्स, बिजली घरों और 2 वजारतों के दफ्तर जो हैं उन पर ड्रोन हमले हुए, और कुवैत के मतलब ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग भी लगी। हाँ। अबू धाबी में भी बहुत बड़े सनती मरकज बिरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। यानी कि यहाँ पे भी जो GCC ममालिक हैं जो अपेरेंटली अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जहाँ अमेरिका की तंसीबात हैं वहाँ पर ईरान की तरफ से जहरियत की जा रही है। मुज़ाकरात की कोशिशें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को हम देखें तो ये जंग फैलने के ही खदशात गहरे हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक तो कंटेन करने की कोशिश की जा रही थी, इतनी बीच में मीडिएशन की भी कोशिश पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो फैल रही हैं। ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मंगल के दिन तक का वक्त दिया था। और अच्छा बस आपको याद होगा आबनाए हुर्मुज़ का तो पहले कहते थे ये कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उन्होंने कहा था कि हम क्यों खुलवाएं, जिनको ज़रूरत है, हमारे पास तो इतना वाफिर मकदार में तेल और गैस मौजूद है कि हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो लोग खुलवा लें। और अब आबनाए हुर्मुज़ इतनी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि ये गालम गलोच कर रहे हैं उसको लेके। इतना प्रेशर है दुनिया का, मतलब आपको शायद उससे कोई तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन दुनिया इज लाइक जंग तुम्हारी है, हम क्यों बीच में पिस रहे हैं। तो लिहाजा अब इन्होंने किया ये कि ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल जो हैं वो तो उड़ा दिए हैं, और मंगल का दिन उड़ा देने की धमकी दी है मंगल, और बहुत से उड़ा भी दी हैं टू बी ऑनेस्ट। और मंगल का दिन जी ईरान में पावर प्लांट्स जो हैं वो पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ये अमेरिका के सदर हैं वो ये टाइटल दे रहे हैं नामों को कि मंगल का दिन ईरान में जिस पे वो हमले कर रहे हैं, और ये बरमला दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये जंगी जराइम का इर्तिकाब होता है जब आप पावर प्लांट को उड़ाते हैं या ब्रिजेस को उड़ाते हैं, क्योंकि इससे किसका नुकसान होता है? इससे अफवाज का नुकसान तो इससे तो आवाम का नुकसान। ये जंग जो है ये इमोरल भी है, अनएथिकल भी है, इलीगल भी है। मतलब आप इसको ना हर लकब दे दें, ये जंग उस तरफ चली गई है। इसका तो स्टार्ट ही एक अजीबोगरीब था, और ये चीज़ जो है ये अमेरिका में भी अब बड़ी अच्छी तरह वहाँ भी नज़र आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी इज गोइंग डाउन बाय द डे, और इसीलिए वो गाली गलोच एंड ऑल दैट है, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। मतलब इस पे दुनिया ने अपना रिएक्शन दिया, जो उन्होंने गालम गलोच से भरपूर एक मैसेज दिया था, और CNN का पैनल भी दंग रह गया, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था शुरू में। लिटरली द मोमेंट दैट दिस मैसेज पॉप्ड अप, आई थॉट इट वाज अ पैरोडी अकाउंट, इट वाज नॉट अ पैरोडी अकाउंट। आप न्यूज़ चैनल्स पे भी ना आप इसके बारे में बोल सकते हैं ना दिखा सकते हैं, उसमें इतनी गालियां हैं।
तो वो और भी मुश्किल हो जाता है कि फॉर पीपल हु आर आल्सो ऑन देयर साइड, ऑन हिज साइड, उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब हम इसको किस तरह डिफेंड करें। एनीवे चलें इस पे बात करते हैं, बिकॉज वी डू वांट टू डॉक्टर नो। जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट शुड वी मेक ऑफ दिस? मतलब फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, अब गुस्सा है, जिज़बिज़ हैं, अपनी जहनी हालत की अक्कासी कर रहे हैं यहाँ पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखिए अब तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बट अमरीकी निज़ाम, अमरीकी पार्लियामान, अमरीकी अवाम ये तमाशा क्या देखते ही रहेंगे, या फिर someday, एनी टाइम सून समथिंग वुड हैपन एंड समवन वुड एक्ट? सुबह बखैर और मधु करने पर मशकूर। जी हाँ, जो इस वक्त कैफियत है, जो दुनिया का मजबूत तरीन प्रेसिडेंट, दुनिया की मजबूत तरीन फौज का चीफ, तो वो उसकी जो ज़हनी कैफियत है वो हम तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन जो उनके अपने सेनेटर्स कह रहे हैं, अपने रिपब्लिकन के सेनेटर बेन सैस कह रहे हैं, और वो उनकी मुखालफत में बात कर रहे हैं कि किस लैंग्वेज पर उतर आए हैं। और इसी तरीके से जो अगर मैं उर्दू के एक लफ्ज में समाऊं तो वो कहा जा रहा है कि पागल हो गए हैं, मुख्तलिफ अल्फाज में सेनेटर्स ने उनको कहा है ये। तो ये चीजें उन सेनेटर्स को फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई, डोनाल्ड ट्रंप को ये इस कैफियत में क्यों आ रहे हैं? देखिए आपके ईरान कितनी मज़ाहमत कर रहा है। क्या सोचा था इजराइल ने, क्या सोचा था अमेरिका ने कि ईरान के पास जो भी बचा खुचा ताकत है और कुव्वत है, इतने 47 साल सैंक्शन के बाद वो समझते थे कि वही 3-4 दिन की बात है जो मैं पहले कर चुका हूं, तो उसको रिपीट नहीं करता। तो वो समझते थे कि तरना वाला है, बस निकल जाएंगे। तो वो तो एक मुसीबत बन गया। आपको मैं सिर्फ गुज़श्ता शब की बात बताऊं कि ईरान ने जो ड्रोन्स का स्वाम्प भेजी हैं, पहली किस्त में 1000, फिर दूसरी किस्त में 600, तीसरी किस्त में 400 इजराइल पर। इजराइल में जितने भी मिलिट्री तंसीबात हैं उन पे धुएं के बादल छा गए। ये सोच नहीं सकते थे कि 20,000 का ड्रोन जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 2 इंटरसेप्टर जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, जिसकी कीमत 30 से 40 हजार एक इंटरसेप्टर की है। इस बात को इधर छोड़ते हुए आगे चलते हैं कि क्या उम्मीद की कोई किरण है? आज मुझे इस सुबह थोड़ी सी उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई है। वो आज रात को 10 बजे ओवल ऑफिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जिस तरह पाकिस्तान की काविशें और पाकिस्तान के साथ साथ अब तो रशिया भी बिल्कुल खुलकर आ गया है कि किसी तरह ये मसला हो, पूरी दुनिया को, जैसा आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि पूरी दुनिया को इसका दर्द महसूस होने लगा है। और मैं एक जुमले में आपको बताता चलूं कि ईरान ने कहा कि अगर हमें आप दर्द दोगे तो ना इस खित्ते में भी सारों को दर्द मिलेगा और दुनिया भी इस दर्द में मुब्तला हो जाएगी। उनका इशारा यही था। डॉक्टर जमील, लोगों के जुर्मों जी बिल्कुल, आपसे जरा हम ये भी पूछना चाहते हैं कि एक तो आपने 10 PM आज कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, एक डेडलाइन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की दी हुई है। हम आगे एक्सपेक्टेशन क्या रखें? हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि ट्रंप को, नेतन्याहू को, इन सारों को फेस सेविंग भी करनी है किसी तरीके से, तो इनको ये सब कुछ मामला जो है ये कंटेन, कंट्रोल कुछ करना पड़ेगा। आपको लगता है ये कंटेन की तरफ जाएंगे या फिर ये और ज्यादा जंग जो है ये फैलेगी? मतलब ये किस तरफ बेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त समझ नहीं आ रही। देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाहमत मिल रही है, न सिर्फ अपने सेनेटर से, अपने फौजी कमांडरों से भी, जंग के इस नहज पर न ले जाएं कि पूरी गल्फ कंट्रीज में पूरी डिसैलिनेशन तबाह हो जाए, पावर पॉइंट्स तबाह हो जाएं। देखिए गल्फ कंट्रीज का तो नुकसान होगा, लेकिन जो वहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की यूएस का इंटरेस्ट है, तेल की बाद में बात करते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी उनके, जितने बड़े बड़े इदारे उनके हैं, जिनकी 27 के करीब उनके जो बेसेस हैं वहां और उस पे 50,000 के करीब यूएस के, और वो क्यों रखे गए हैं? अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो क्या मतलब है कि उनके जो बाकी सेनेटर्स हैं और उनके कमांडर्स हैं उनको इस चीज का इदराक है, और इस चीज का इदराक है कि अगर हम वहां मजीद हमने बढ़ाया, बूट्स ऑन ग्राउंड किए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उनकी असेसमेंट है। क्योंकि ये फैसला व्हाइट हाउस में किया गया था, पूरी रिकमेंडेशन कबूल नहीं की गई थी फौजी अकाबरीन की, यानी कि पेंटागन की, और न ही पूरी रिकमेंडेशन स्टेट डिपार्टमेंट की गई थी। तो नतीजतन ये जो कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा है, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इसमें है,
रशिया, दुनिया के बहुत सारे ममालिक अब यही कह रहे हैं कि किसी तरह ये थम जाए, और गल्फ कंट्रीज तो अभी दुआइयां लगा रहे हैं पसे पर्दा डोनाल्ड ट्रंप को कि किसी तरह ये थम जाए। हालांकि यो ही तैयार बैठा था किसी और काम के लिए, लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही है, खासतौर पे गुज़िश्ता शब में जो और शिद्दत और हिद्दत आई है, उसके बाद यही महसूस होता है कि इन तमाम ममालिक बशमूल जो हमारे साथ राब्ता है तमाम ममालिक का, यूएस, अमेरिका समेत, तो उससे एक किरण ये नजर आई है कि 45 दिन का विंडो लेना चाहते हैं, और वो के ईरान नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि जी कोई ऐसा हमें गारंटी दें जो हमेशा के लिए मामला कम से कम बार बार हर 6 महीने में हमारे ऊपर हमला न कर दिया जाए। जी, वैसे तो डॉक्टर साहब अब ये इतनी, जी इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स ट्रंप हिमसेल्फ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई इतनी ट्रस्टवर्दी रही नहीं है। मतलब जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की है इन्होंने उन पे अटैक ही किया है। व्हाई शुड ईरान और एनीबडी फॉर दैट मैटर ट्रस्ट हिम? नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप खुद इज सराउंडेड बाय पीपल हु आर एब्सोल्युटली लाइक हिम। वो यस सर लोग हैं, तो उनको मत देने वाला, उनको कोई सलाह, कोई अच्छा मशवरा देने वाला कोई रह गया है? जो उनका क्लोज सर्कल है, मतलब आप उसी पे नजर दौड़ा लीजिए तो आपको आने वाले दिन की पॉलिसी या उसकी सूरत हाल भी नजर आ जाएगी। जी हाँ, there's a huge trust difference. इसमें there is no doubt about it. But despite that fact, the world now has started feeling the pain as I was describing. So therefore, there is a ray of hope today that these 45 days ceasefire might as well be accepted. Okay. And उसमें ईरान भी, क्योंकि ईरान कम से कम इंटरनेशनल कानून की पासदारी हमेशा से करता आया है, चाहे वो JCPOA हो या चाहे उसकी नाफिजुल अमल जब हो गया तो उस पर अमलदारी हो, या जो हमले उन्होंने ईरान ने किए वो रिटेलिएशन में आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत। वैसे डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है ये 45 दिन का मुजव्वज़ा सीज फायर, अगर किसी इसकी खबरें आ रही हैं या ज़राए से मालूम हो रहा है, ये किस बुनियाद पे हो सकता है? क्योंकि जो भी शराइत अमेरिका की तरफ से इससे पहले ईरान तक पहुंचाई गई थी, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू पहुंचाई गई हों या और दोस्तों के थ्रू, वो एक भी उन्हें काबिल कबूल नहीं थी। एंड ऑल्सो इसमें कौन गारंटर होगा? मतलब ट्रंप और इनकी सीज फायर में लिटरली कोई गारंटी ले सकता है? बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। इवन पाकिस्तान, आपको पता है, सर फहरिस्त था इस सारे मामले में, फैसिलिटेट करने में। कैन पाकिस्तान बी वन ऑफ द गारंटर्स? हम इस पोजीशन में हैं कि हम सदर ट्रंप की गारंटी ले, मतलब हम कैसे ले सकते हैं इनकी गारंटी? एग्जैक्टली। No, that's true. Pakistan obviously cannot take 100% guarantee of the United States. And United States, whenever they want, they can just break that guarantee if only Pakistan, सिर्फ अगर पाकिस्तान उसमें शामिल हो। लेकिन आपको कोई याद है कि चंद दिन पहले जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए हैं, और फिर जब भी पाकिस्तान ऐसे काम करता है, पाकिस्तान अपने बहुत दरीना दोस्त और मजबूत दोस्त जैसे चाइना को साथ लेके चलता है। अब तो रशिया भी उसके साथ है। तो जब गारंटी होगी तो उसमें आपको याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप भी जा रहे हैं चाइना, तो उस गारंटी में चाइना की डिप्लोमेसी जो बैक चैनल चल रही है वो भी शामिल होगी। और फिर अगेन आई वुड से कि अगर उस गारंटी के बाद, जो कि अगर चाइना और रशिया देते हुए नजर आ सकते हैं, अगर कोई जो 15 पॉइंट की आप बात कर रहे हैं कि ईरान को तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो 15 पॉइंट में से 6 पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है। सिर्फ न्यूक्लियर के अफजूदगी के बारे में वो ईरान मान जाएगा, पहले भी वो मान गया था। जो ईरान नहीं मानेगा वो मिसाइल्स कर्टेलमेंट है, वो नहीं मानेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल है, राइट। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल तो इंटरनेशनल कानून में जो लॉ ऑफ सीज है, हाई सीज, उसका आर्टिकल 17 बिल्कुल क्लियर है। उसका यह है कि इनोसेंट पैसेज के लिए, लेकिन अगर उस मुल्क को जिसकी टेरिटोरियल हद में आता है, ईरान के जिस तरह या ओमान के, तो वो अगर समझता है कि उसकी सिक्योरिटी को खतरा नहीं है उन ममालिक से, तो तब वो उसको इनोसेंट पैसेज का हक हासिल है। लेकिन जब हक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आर्टिकल 24 के तहत इसी कानून के यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज के तहत वो मुल्क उस पर रेगुलेट कर सकता है। तो ईरान यही कह रहा है। और ओमान में ईरान की कल मीटिंग हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कि इसको फ्रेमवर्क क्या बनाया जाए। अब ये खिता वो खिता नहीं रहेगा जो इस जंग से पहले था। एक्चुअली डॉक्टर साहब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अ लॉट हैज हैपेंड देयर। जमील, थैंक यू सो मच।